दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। आज हमारे स्टूडियो में बिहार एथलेटिक्स जगत के बड़े दिग्गज मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वो पहले खिलाड़ी बने, उसके बाद कोच, वो ऑफिशियल भी हैं। उनका नाम है निर्मल कुमार। तो आइए चलिए मिलते हैं निर्मल कुमार जी से। निर्मल जी, खेल ढाबा में आपका स्वागत है। निर्मल जी, आप खेल में जुड़े, खेल में आना कैसे हुआ आपका, और फिर खेल में कैरियर आपका कैसे आगे बढ़ा? किनकी प्रेरणा से आप खेल जगत में आए? मैं सबसे पहले क्रिकेट खेलता था जी। और मैं उस समय भंवर क्रिकेट क्लब बी डिवीज़न का लीग और पोकर सिटी क्रिकेट क्लब से मैं खेलता था। गांधी मैदान में मैं प्रैक्टिस करता था। जी। वहाँ के बाद हम लोग पटना कॉलेज में प्रैक्टिस करने लगे। जी जी। एक दुबे भैया थे जो साइंस कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे। जी जी। जो राइट आर्म फास्ट बॉलर थे। जी जी। और उस समय पटना के सबसे तेज बॉल फेंकने वाले वही व्यक्ति थे। उन्हीं के थ्रू मैं क्रिकेट में आया था। जी। और उसके बाद मैं बैटिंग करता था। जी। और विकेट कीपिंग करता था। जी जी। लेकिन विकेट कीपिंग उतना सफलता नहीं मिलने के कारण वो दुबे भैया ही मुझे क्रिकेट में बोले कि आप बैटिंग करिए, अच्छा करिएगा। जी जी। उसके बाद मुझे 1982 में मैं 10th का बोर्ड परीक्षा पास किया। जी जी। और उसके बाद 84 में मैं जब गया था, इंटर में पढ़ रहा था। जी जी। तो उस समय CK नायडू का ट्रायल था। जी। जिसमें मैं ट्रायल देने के लिए गया था मनोहर स्टेडियम में। जी। जिसमें 2 टीम बनी, जिसमें एक टीम का हिस्सा मैं भी था। जी जी। उसमें 148 रन टीम बनाई थी। जी। और मैं 105 रन बना करके नॉट आउट होकर आया था। जी जी। लेकिन दुर्भाग्यवश कि उस समय मुझे स्टैंड बाय में भी नहीं रखा गया। अच्छा। और सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन थे IS ठाकुर थे। जी जी। जो जिला खेल पदाधिकारी थे जी जी। बिहार सरकार में। तो उसके बाद मुझे बहुत मायूसी लगा। जी। तो मैं ऐसे ही फिजिकल कॉलेज में जाता था, कभी बैठा रहता था, कभी खुद खेलते, कभी कबड्डी खेल लिए, कभी कुछ खेलते थे। जी। तो वहाँ धनेश कुमार सिन्हा मुझे मिले। जी। बोले कि निर्मल क्या हुआ? हम लोग ऐसा सा बात है भैया, अब खेलने का मन ही नहीं करता। अच्छा। तो बोला तुम एथलेटिक्स खेलो। वहीं से आप क्रिकेट से एथलेटिक्स में आ गए। हाँ। एथलेटिक्स में कैसे कैसे सफ़र आपका आगे बढ़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जब मैं एथलेटिक्स में आया था तो धनेश कुमार सिन्हा मुझे लेकर के हेम शंकर सुखपाल, जो एक नेहरू युवा केंद्र के एथलेटिक्स प्रशिक्षक थे, जी जी, उनके पास लेके गए। जो कहाँ पर चलता था उनका ट्रेनिंग? ये पटना साइंस कॉलेज में चलता था। और वो मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे। जी जी। तो उस समय हमारे साथ जब मैं गया वहाँ पर मिलने के लिए, तो वहाँ पर हमारे सीनियर थे अशोक भैया और रंजीत सिंह, जी जी, इंद्रजीत सिंह, जी जी, और रियाजुद्दीन थे, जी, और जयराम यादव थे। इसी तरह से सीनियर लोग थे। जो हमसे जो जूनियर थे उसमें अशोक कुमार जो DAV BSc में हैं, जी, संजय कुमार DAV BSc में हैं, एक मेरे दोस्त थे विपिन बिहारी जो कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट में है, जी, और संजय कुमार है जो कि DAV BSc में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। जी जी। और एक लड़का हम लोग के समय में राजकुमार थे, जी, जो अभी इसमें है CISF में है, इंस्पेक्टर के रूप में अभी है पोस्टेड। जी। ये लोग हम लोग सब एक साथ प्रैक्टिस करते थे। अच्छा अच्छा। कौन सा एथलेटिक्स में कौन सी स्पर्धा में आप हिस्सा लेते थे? शुरू में जब मैं आया था तब मुझे हमारे कोच साहब ने देखकर मुझे बताया कि मैं बहुत दुबला पतला था। जी। मैं बहुत अंडरवेट था, मतलब 45 किलो मेरी वजन थी। जी जी। तो हमको बोला गया कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कीजिए। जी जी। 5000 10,000 मीटर। जी जी। तो उसमें हमें मन नहीं लगता था। अच्छा। बाद में मैं कोच साहब को बोला कि सर जी मुझे 400 मीटर का तैयारी कराइए तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे 400 मीटर की तैयारी कराए। तो जिस समय मैं 400 मीटर की तैयारी कराए उस समय मैं ट्रायल हुआ हमारा, तो मैं 59 सेकेंड में दौड़ा था। अच्छा अच्छा। उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। जी। फिर हमारी तैयारी शुरू हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़े। जी जी। उसके बाद जब मेरा
56 सेकेंड टाइम हुआ। जी तो मैं पहली बार ऑल इंडिया ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी उस समय हुआ करता था, जी जी BHU में होता था। जी जी। तो वहाँ मैं गया था खेलने के लिए, अच्छा अच्छा। जहाँ मैं 56 सेकेंड में दौड़ा और सेमीफाइनल तक गया था। उसके बाद से उसके आगे मैं नहीं गया हूँ। अच्छा अच्छा। और राज्य में या जिला में क्या परफॉर्मेंस रहा एथलेटिक्स में? एथलेटिक्स में मेरा परफॉर्मेंस रहा, जिला में तो मैं 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता हूँ लगातार 3 साल। अच्छा अच्छा। पटना जिला में? पटना जिला। कौन से क्लब की ओर से खेलते थे? मैं सबसे पहले क्लब से खेल स्टार्ट किया था मैं, टाइगर एथलेटिक क्लब से, अच्छा अच्छा। जो स्थापना हुई थी 1985 में। अच्छा अच्छा। उस समय यूनिवर्सिटी का कैंप लगा हुआ था पटना यूनिवर्सिटी में, जी जी जी। और डिस्ट्रिक्ट मीट होने वाला था। तो उसी समय हम लोग का क्लब बना था, जिसमें मैं पहली बार टाइगर एथलेटिक क्लब से डिस्ट्रिक्ट मीट में भाग लिया था। तो उसमें गोल्ड मेडल 3 साल तक लगातार? लगातार 3 साल तक मैं 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीता हूँ। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में या राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में क्या परफॉर्मेंस रहा है आपका? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 2 बार मैं गोल्ड मेडल, 1 बार मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता हूँ। 400 मीटर में? 400 मीटर में और 800 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा अच्छा। नेशनल में क्या रहा है? मैं नेशनल में ज़्यादा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि नॉर्थ के जो हमारे इवेंट में जो बच्चे थे वो हमसे काफ़ी अच्छे थे। हम लोग टेक्निकली बहुत ही पुअर थे। अच्छा अच्छा। हमारे पास ना जूता था, ना पैंट था, ना कुछ था। अच्छा। हम लोग PT शू पर प्रैक्टिस करते थे, वहाँ नाइकी पर सब लोग प्रैक्टिस करता था। अच्छा अच्छा। और हम लोग ऊबर खाबर मैदान में ट्रेनिंग करते थे, वो लोग सिंथेटिक ट्रैक पर प्रैक्टिस करते थे। अच्छा अच्छा। जिसके कारण बिहार का लड़का उस समय उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। अच्छा। लेकिन मैं सबसे पहले अंडर 13 नेशनल गया था चेन्नई खेलने के लिए, अच्छा। जिसमें वो लास्ट गेम था जिसमें जूनियर और सीनियर एक साथ हुआ। अच्छा। उसके बाद से जूनियर अलग हो गया, सीनियर अलग हो गया, अच्छा। और उसमें एज अलग अलग होगा। अच्छा। जैसे पहले 13 ईयर्स होता था, अंडर 15 होता था, अंडर 17 होता था, अंडर 19 होता था, और मेन वीमेन होता था। अब उसको चेंज करके अंडर 14 ईयर्स हो गया, अंडर 16 हो गया, अंडर 18 हो गया, अंडर 22 हो गया, जो ख़त्म होकर अंडर 23 स्टार्ट हो गया है, अब मेन वीमेन हो गया। खिलाड़ी से कोच के रूप में कैसे आना हुआ आपका? जब मैं 1990 में एथलेटिक्स में था, गेम खेलता था, तो सुशीला शर्मा एक महिला थी जिनकी 2 बेटी थी, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में अच्छा। पढ़ती थी। तो वो भी आती थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो वही मुझे ले करके सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल मिल गए थे, जहाँ से मुझे कोचिंग का प्रेरणा मिला कि मैं कोचिंग में कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ के बाद कहाँ कोचिंग आपने देना शुरू किया? वहाँ के बाद मैं मोनूलक स्टेडियम में कोचिंग दिया। कोचिंग देने में मुझे जो अभी जो उड़ीसा के हैं अक्षय कुमार साहू जी जी, जो मुझे कोचिंग में कैसे दिया जाता है इसकी टिप्स मुझे उन्हीं से मिली है। अच्छा अच्छा। वो कोच थे? कोच थे। अच्छा। हम लोग के भी कोच वही थे। अच्छा अच्छा। हमें सुबोध कुमार, दीपक कुमार झा, अभिषेक जी के बड़े भैया संजीव कुमार, ये लोग उन्हीं के अंडर में हम लोग ट्रेनिंग आगे बढ़े। अच्छा। अक्षय कुमार साहू जी जी। तो उनसे आपने एक खिलाड़ी की भी ट्रेनिंग ली और एक कोच की भी ट्रेनिंग? जी 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 जी। तो वहाँ से मोइनुलहक स्टेडियम से आपका एज ए कोच सफ़र शुरू हुआ? जी। वहाँ से और कहाँ ट्रेनिंग दिया आपने? वहाँ के बाद मैं पटना साइंस कॉलेज में ट्रेनिंग दिया। जी जी जी। पटना साइंस कॉलेज में ट्रेनिंग देते हुए मुझे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। जी जी। क्योंकि वहाँ पर जितने भी हॉस्टल के बच्चे थे रोज़ आकर जो लड़की लोग को ट्रेनिंग मैं कराता था उसको रोज़ आकर तंग किया करते थे। जी जी। बहुत मैं परेशान रहता था। जी जी। उसके बाद मैं मोनूलहक स्टेडियम आया। जी जी। मैं वहाँ पर रिक्वेस्ट किया, उस समय रामाशंकर तिवारी सचिव थे जी, जिनको मैंने बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। तो उस समय अजय कुमार बोस थे मोनूलहक स्टेडियम के मैनेजर, जी। उनको भी मैं बहुत हाथ पैर जोड़ा, तो पर भी वो मैदान के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिए। तो मैं रोड पर ही ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। मोनूलहक स्टेडियम के बाहर जो रोड है उसी पर मैं ट्रेनिंग करा रहा था। तो आपने कहा कि बहुत साइंस कॉलेज से में दिक्कत होने लगी, आप मोइनुलहक स्टेडियम आ गए, यहाँ भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपने बहुत लोगों के हाथ पैर जोड़े। तो
तौर पर भी आपको मैदान मोहनलाल स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं मिली। नहीं। मोहनलाल स्टेडियम से पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स आना कब हुआ? मोहनलाल स्टेडियम से पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आने के लिए मुझे उस समय खेल मंत्री थे विनय बिहारी जी जी, और ठाकुर सर थे निदेशक कला संस्कृति युवा विभाग में। जी जी। तो धरना प्रदर्शन हो रहा था खिलाड़ियों को नौकरी के लिए, तो मैं भी हम लोग भी वहाँ पर गए थे। हम लोग भी अपना बात रखे वहाँ पर कि भाई हम लोग को ये एथलेटिक्स का सिंथेटिक ट्रैक बिछा हुआ है, हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलता है। जी जी। तो बोले कि ठाकुर जी बोले और मंत्री जी भी बोले कि आप लोग को परमिशन हो जाएगा, चाहिए से आप लोग करिएगा। तो हम लोग भी थोड़ा सा अपने आप को सख्त होकर बोले कि आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, मुँह सामने बोल दे कि हो जाएगा, बाद में भूल जाते हैं। जी जी जी। तो वो थोड़ा एग्रेसिव हुए, बोले कि अभी एप्लीकेशन लिख कर दो जी जी, और 1 सप्ताह में ऑर्डर हो जाएगा। जी जी। हम लोग उसी समय एप्लीकेशन लिखिए, सभी खिलाड़ी का उसी समय मैं सिग्नेचर कराया जी जी, और उसी समय उनके ठाकुर साहब को दे दिए। बोले मंत्री जी बोले कि ठाकुर जी को दे दीजिए। जी जी। ठाकुर जी को मैंने दे दिया और रियल में 1 सप्ताह में ऑर्डर हो गया प्रैक्टिस करने के लिए। अब तक आपके ट्रेनिंग से जो खिलाड़ी निकले हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनका नाम थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सबसे पहले मेरा जो पर्सनल स्टूडेंट था जो एथलेटिक्स में नेशनल में मेडल जीता, वो सबसे पहले जीता था विशाल। जी। विशाल डेकथलन इवेंट में जी जी। ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल जीता था जी। अंडर 20 ईयर्स में। जी जी। उसके बाद दूसरा सबसे बेस्ट एथलीट मानते हैं हम लोग उनको अर्चना कुमारी, जो शॉटपुट में रूरल में गोल्ड मेडल जीता था। जी जी। जीती थी। जी जी। उसके बाद लगातार मिली सिन्हा, जी। जो लगातार अंडर 16 ईयर्स, अंडर 18 ईयर्स, अंडर 20 ईयर्स, अंडर 22 ईयर्स और यूनिवर्सिटी में लगातार हर एक एज ग्रुप में 2-2 साल तक गोल्ड मेडल रही इंडिया की डिस्कस थ्रो में। जी जी। वो मुझे 1997 में मिली थी नेशनल गेम बेंगलोर में, जी। जहाँ वो फेंसिंग खेलने जाती थी, गई थी। अच्छा। वहाँ पर फेंसिंग में वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी नेशनल गेम में। जी जी। वहाँ के बाद जब लौट कर आई जी जी। तो मुझे मिली कि सर भैया हम एथलेटिक्स करना चाहते हैं। तो हम बोले कि अपने पिताजी से पहले पूछ लीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा गेम खेल करके आई हैं। जी जी। और उसमें आप पदक विजेता हैं। जी जी। निर्णय पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। जी जी। तो वो मुझे पेरेंट्स से मिलवाए, बोले कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कराइए इसी को। अच्छा अच्छा। तो मैं उसको ले करके पहले पूरे स्टेट में घूमा, जी जी। उसको इवेंट दिखाया जी कि कौन सा इवेंट तुमको सबसे अच्छा लगता है। जी। तो उसके लिए मैं उससे कंबाइंड इवेंट स्टार्ट कराया। जी। कंबाइंड इसमें इवेंट में होता है रनिंग होता है, जंप होता है, थ्रो होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा मुझे डिस्कस चक्का फेंकना अच्छा लग रहा है। तब मैं उसमें उसको ट्रेनिंग कराना शुरू किया और पहला मेडल ईस्ट जोन में मिला। अच्छा अच्छा। अंडर 16 ईयर्स में भी गोल्ड मेडल था, अंडर 18 ईयर्स में भी गोल्ड मेडल था, अंडर 20 ईयर्स में भी गोल्ड मेडल था। तीनों एज ग्रुप में उस समय खेलने की परमिशन थी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। वर्तमान में कोई खिलाड़ी जो आपके ट्रेनिंग से आगे निकले हों? हाँ, वर्तमान में भी निकले हैं जो कि सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, इस जोन में जीते हैं अभी, क्योंकि एथलेटिक्स का इतना टफ कंपटीशन हो गया है जी कि अगर हम बगल के झारखंड को देख लें तो हमसे एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। जी जी। जो कि हमारे ही स्टेट से अलग हुआ है। जी जी। जिस समय बिहार झारखंड था उस समय झारखंड के लोग हमारे खिलाड़ी को देख करके ट्रैक पर नहीं उतरते थे, जो आंख दिखाने लगे, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया हमसे, जिसके कारण परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण हम लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब हो गया। क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स को देखने के लिए बहुत से लोग बहुत सा मदद करते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए है कि ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, मन बना करके ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, तो मालूम होगा कि यहाँ पर ग्राउंड बुकिंग है, 4 दिन प्रैक्टिस करने आप लोग नहीं आइएगा। अब 5 दिन के बाद नेशनल में जाना है और 4 दिन प्रैक्टिस ऑफ। अच्छा अच्छा। तो परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा हो नहीं सकता है। आप एथलेटिक्स संघ से भी जुड़े रहे हैं, शेखपुरा या नालंदा या पटना में भी एक्टिव रहते हैं जी। उसमें कितना बेहतर काम किया और क्या क्या आपको एथलेटिक्स संघ के द्वारा खिलाड़ियों को बढ़ाने में आपने सहयोग किया?
राज संघ पहले हमें सबसे पहले आरिफ इमाम से मिले। जब मैं एथलेटिक कोचिंग करना शुरू किया था तो आरिफ इमाम से हमें मिला था। जी जी। तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया था। हमारा बच्चे को भी बहुत प्रोत्साहित करते थे, मिलते थे तो बोलते थे कि लगन से प्रैक्टिस करो, तुम लोग अच्छा करोगे, और सिलेक्शन में भी मदद मिलता था। जी जी। 19-20 रहता था तो सिलेक्शन मिल जाता था। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद लियाकत अली जी आए, जो जिनको मैं संबोधन करता हूँ भैया की तरह, वो भी हमें बहुत सहयोग करते हैं सिलेक्शन के लिए या गेम में परफॉर्मेंस के लिए, या बार बार कभी कभी पूछते रहते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, कोई है तो बताइए मेरे लायक, हमसे हो सकता तो हम करेंगे। लेकिन उन भी का भी हाथ बंधा हुआ है। संघ में बहुत सारे लोग हैं, अगर मुझे आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा पुश करते हैं तो संघ के लोग में भी मेंबर्स लोग हैं, वो लोग भी कुछ नाराज़ होते हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा उनको भी पीछे होना पड़ता है। लेकिन ऐसे सहयोग बहुत ज़्यादा हमें कर रहे हैं। क्या राज संघ अपने दायित्वों का पूरा निर्वहन जो होना चाहिए वो कर रही है आपके अनुसार? देखिए, राज संघ में अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कई सारे मेंबर्स हैं, और टेक्निकल साइड से भी कई सारे मेंबर्स हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लेकिन उतना अच्छा काम टेक्निकल साइड से नहीं हो रहा है जिससे परफॉर्मेंस अच्छा हो। अच्छा। ओवर एज बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। अच्छा। हम जैसे कोच लोग इसको प्रोटेस्ट करते हैं तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसके कारण रियल एज का बच्चा पार्टिसिपेट करने से घबराता है, और आगे चल के हमें डर लग रहा है कि कहीं एथलेटिक्स लुप्त ना हो जाए बिहार से। आपके खिलाड़ी कोच संघ से जुड़े होने की बात हो गई, आप एक बेहतर एथलेटिक्स ऑफिशियल माने जाते हैं। आप उसमें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी शायद पास कर लिया। जी हाँ। उसके अनुभव के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? एथलेटिक्स में जैसे जब मैं एथलेटिक्स शुरू किया था तब से मैं ऑफिशिएटिंग का भी मुझे बहुत ज़्यादा रुचि था। कभी पटना कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स होता था तो मैं जाके वहाँ पर गेम कराता था, मैदान अपने हाथ से बनाता था, चूना अपने हाथ से गिराता था। उसी तरह से लगन धीरे धीरे हमारा बढ़ता चला गया, और मैं उसको किताब को लेकर पढ़ते रह गया कि यहाँ पर क्या इसका डिसीजन हो सकता है, क्या इस पे होगा, टाई में कैसे तोड़ा जा सकता है। इस तरह का मैं एथलेटिक्स शुरू करने के साथ साथ ही मैं ऑफिशिएटिंग का भी काम मुझे रुचि था तो मैं करता था। अच्छा। तो मैंने दोनों काम साथ। आज वर्तमान स्थिति में है कि अब ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल मिल गया एथलेटिक्स में, इंडिविजुअल में, जो बहुत साल मैंने कभी हुआ ही नहीं था जी। तो इससे क्या लगता है कि भारतीय एथलेटिक्स कितना बढ़ेगा आगे? कुछ नहीं बढ़ेगा। अच्छा। लकली एक गोल्ड मेडल मिल गया। अच्छा। आने वाले 10 साल में बिहार को, इंडिया को कोई गोल्ड मेडल अब नहीं मिलने वाला एथलेटिक्स में। अच्छा। एक निक चोपड़ा जी ही हैं जो कि गोल्ड मेडल जीत लिए। अच्छा। दूसरा किसी के पास टैलेंट नहीं है कि उसके आसपास भी फटक सके। क्यों कारण क्या है? सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है, या वैसा लोग यहाँ का माने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ काम नहीं कर रहा है? कारण क्या है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ काम नहीं कर रहा है। अच्छा। वो क्षेत्रीयवाद के जाल में फंस गए हैं। अच्छा। जैसे कि नॉर्थ के कोच हैं, जी, सपोज दैट, जी, और कैंप लगा पटियाला में, जी, वहाँ पर स्प्रिंटिंग का कोच लगा, ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, जी, और साउथ के बच्चे वहाँ आ रहे हैं। जी। तो नॉर्थ के जो कोच हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारा नॉर्थ का बच्चा ज़्यादा है, अच्छा, इसमें अचीव करें। इसलिए ट्रेनिंग में जो साउथ से बच्चे अच्छे स्टूडेंट टैलेंटेड हैं उस पर थोड़ा ध्यान कम देते हैं। अच्छा। जिसके कारण परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। यही जस्ट अपोजिट साउथ में भी यही होता है। अच्छा। एक दूसरे को गिराने के लिए कोच को कि मैं अच्छा, इधर का प्लेयर अच्छा तो इधर का प्लेयर अच्छा करके, इसमें लड़ाई में आपस में लड़ करके खराब कर रहे हैं। अच्छा। एक सवाल और है कि वर्तमान परिवेश में लोग खेल में लोगों को अब धीरे धीरे भेजने लगे हैं। आपका क्या संदेश होगा उनके लिए कि जो अपने बच्चों को किसी भी खेल में नहीं भेजते हैं, कहते हैं कि भाई खेलने से क्या होगा? क्या अभी खेल और पढ़ाई में कितना अंतर रह गया?
देखिए, जब तक स्पोर्ट्स नहीं करेगा तब तक पढ़ाई भी अब अच्छा नहीं हो सकता है। बच्चे को आप दिन भर कहिएगा घर में बैठ के पढ़िए, बच्चा पढ़ेगा, रट्टा मार के पढ़ेगा, नंबर अच्छा ले आएगा। लेकिन रट्टा मार के पढ़ने से टैलेंट आपका अच्छा नहीं होगा। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स में आना ही पड़ेगा। ना ही आप स्पोर्ट्स कीजिए, फिजिकल फिटनेस के लिए 2 घंटा समय शाम को निकालिए। रनिंग नहीं कीजिए, क्रिकेट ही खेलिए, फुटबॉल ही खेलिए, वॉलीबॉल के लिए जो अच्छा गेम आपको लगता है वही खेलिए। 1 घंटा खेलिएगा तो आपका शरीर से पसीना निकलेगा, तो आप स्वस्थ महसूस करिएगा, जिसके कारण आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाइएगा और पढ़ाई में भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कि स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 2 पीरियड 3 पीरियड के बाद कभी गेम पीरियड लगता है कि रूटीन में रहता है, कभी डांस रहता है, कभी लाइब्रेरी रहता है, कभी म्यूजिक रहता है। उसका कारण ये है कि बच्चे लगातार 6 घंटा स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं। अगर एक दिन पढ़ लिए तो लगातार 6 दिन नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसको उस माहौल को थोड़ा हटा करके हंसने वाले माहौल में घुसा जाने के बाद उसका पढ़ाई अच्छा हो सकता है। अगला नेक्स्ट पीरियड में जाएगा पढ़ने के लिए तो बढ़िया से समझेगा। लगातार 3 पीरियड 4 पीरियड पढ़ने के बाद बच्चा 5वीं पीरियड नहीं पढ़ना चाहेगा। मान लीजिए सपोज है कि मान लीजिए कि इंग्लिश का क्लास चल रहा है और लगातार 2 पीरियड इंग्लिश पढ़ा दिया, तो तीसरा क्लास पीरियड में भी वो इंग्लिश पढ़ना बच्चा चाहेगा नहीं, हल्ला ही करेगा, क्योंकि उसके दिमाग थक चुका रहता है। तो थकने को दूर करने के लिए या तो स्पोर्ट्स में खेलिए, तो जब खेलेगा तो थोड़ा हंसेगा, बोलेगा, खूब अच्छा लगेगा, तो फिर माइंड फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद फिर पढ़ेगा तो अच्छा से समझ में आएगा उसको। अच्छा, आपका सफ़र एक खिलाड़ी से एज ए कोच ऑफिशियल यहाँ तक पहुँचा, इनमें किन किन लोगों का मुख्य योगदान रहा जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया? इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान तो मेरे पिताजी का रहा, जो कि मुझे बहुत सपोर्ट किए। जी। परिवार से, माताजी से लड़ करके भी अलग से। जी। उस समय जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं 20 रुपया रोज़ मुझे अलग से एक्स्ट्रा डाइट के लिए पैसा मिलता था। जिस समय 3 रुपये दर्जन अंडा था। जी। 4 रुपये किलो दूध था। 2 रुपये गिलास जूस था। उस समय मुझे 20 रुपया मिलता था घर से। उसके बाद जैसे ही हम स्पोर्ट्स से बाहर निकले, स्कूल में गए, स्कूल में हमारे फिजिकल टीचर, गेम टीचर जो थे, वो रामानुज प्रसाद थे। वो हम लोगों को स्पोर्ट्स में कहीं भी खिलाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए ले जाते थे। और हम लोग को जो स्पोर्ट्स में अच्छा था उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो हम लोग के समय में राममोहन राय सेमिनरी में हम लोग पढ़ते थे। एक एहसान अहमद थे जो आगे चल के बेसबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर भी बने। वो भी क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसके साथ भी इसी तरह की स्थिति हुआ तो वो भी क्रिकेट छोड़ के बेसबॉल में चला गया। और उसके बाद जैसे ही स्कूल से हम आगे निकले तो मुझे ताहिर हुसैन सर मिले बीएन कॉलेज में, जो कि हमको बहुत सपोर्ट करते थे, पैसा से भी सपोर्ट करते थे और ड्रेस से भी सपोर्ट करते थे। ताहिर हुसैन सर, उनका योगदान सबसे सराहनीय योगदान मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस समय वो हम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मेरे पिताजी डेथ कर गए थे, मेरे माताजी डेथ कर गए थे, कोई नहीं था। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह मैदान खाली था। जब मैदान खाली था, परिवार वाले के बारे में आप सभी लोग को पता है कि कोई परिवार का लोग नहीं चाहता कि ये परिवार को अच्छा हो, लेकिन उस समय हमें ताहिर हुसैन बहुत शाबाशी दे के अच्छा से करके कॉलेज में जाते थे तो मुझे लाइब्रेरी से किताब निकाल के देते थे कि पढ़ो, लौटाने की ज़रूरत नहीं है। जर्सी वगैरह देते थे। कभी कभी तो बैठे रहते थे क्लास में तो आके पूछते थे कि खाना वाना खाया या नहीं खाया, ये सभी वही पूछते थे। उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छा योगदान उन्हीं का था। ताहिर हुसैन जो ध्यान करें, उनका बेटा अभी फिजिकल टीचर बीएन कॉलेज में है। जी। एक लास्ट सवाल आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, एक वाक़या आया था जिसमें मैंने लोग कहते हैं, सुनने में आया कि आपकी शादी हुई उसी दिन टीम लेकर जाना था प्राधिकरण का। जी। उसके बारे में थोड़ा क्या था वो? मेरे परिवार को मुझे बताया भी नहीं गया था
कि हमारी शादी होने वाली है। अच्छा अच्छा अचानक 2 दिन पहले मुझे बताया गया कि मेरा शादी हो रहा है। अच्छा अच्छा 22 जनवरी 2005 को मेरा शादी हुआ। जी जी। तो मुझे 2 दिन पहले यानी 20 जनवरी को मुझे बताया गया अच्छा कि शादी हुआ है। तो हम बोले कि हम शादी कर रहे हैं लेकिन हमारा टीम जा रहा है खेलने के लिए। अच्छा। तो बोला कि स्पेशली मेरे लिए शादी दिन में हुआ, ओह मंदिर में हुआ। अच्छा। तो मैं लड़का लोग को बोला, अपने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो डायरेक्टर थे उनको मैं बोला कि सर मेरा शादी है, हम नहीं जा पाएंगे। तो बोला कि ठीक है नहीं जाइए तो मत जाइए। खिलाड़ियों को पता लगा ये बात कि निर्मल सर भैया नहीं जा रहे हैं, उनका शादी हुआ है। टोटल टीम रिफ्यूज़ कर गई कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो मुझे पता लगा, फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है निर्मल जी, अब क्या करें। बोले कि सर अब टीम हम जाएंगे। अच्छा 1 बजे दिन में मेरा शादी ख़त्म हुआ। अच्छा अच्छा 1:30 बजे हम घर पर आए। जी जी। 2 बजे हम दूसरा बैग उठाए अच्छा और 3 बजे मैं ट्रेन पकड़ के चला गया त्रिवेंद्रम खेल टीम लेकर के। अच्छा अच्छा। मैंने खेल के लिए परिवार सहित सब कुछ को आपने त्याग दिया। जी। चलिए। चौठारी वहाँ के आने के बाद हमारा हुआ। अच्छा अच्छा ट्रेन लौटने के बाद। अच्छा अच्छा। चलिए निर्मल जी, आप खेल ढाबा के स्टूडियो में आए, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारी शुभकामना है, खेल ढाबा की शुभकामना है कि आप और आगे अपने खेल लाइफ प्लस अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो आपने निर्मल कुमार जी को सुना, ढेर सारी बातें हुई, कैसे कैसे ये आगे बढ़े, कितने संघर्षों को झेला। इसी तरह का वीडियो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप खेल ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।